Good morning all of you. Welcome to another class of Super 100 program. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंडक्टेंस यानी चालकता और इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटय के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रोड की तरफ एक से अधिक आयन जाने वाले होंगे तो उन आयनों में अधिक गति किसकी होगी, यानी कौन वहां पर जाकर प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। इसी को हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या अधिमान्य निरावेशन सिद्धांत के अनुसार पढ़ते हैं। इसके अलावा आज की क्लास में हम यह भी पढ़ेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक सेल को बनाते हैं तो वहां पर किस प्रकार से उसका निर्माण हो सकता है और कौन से कंपोनेंट या कौन से घटक उसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस प्रकार की अभिक्रियाएं वहां पर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा कल के बारे में समझें, जैसे हमें NaCl का मोल्टन यानी एक गलित अवस्था में पदार्थ दिया हुआ है और अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कैथोड पर हमें सोडियम मेटल यानी सोडियम धातु मिलेगी और एनोड पर यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस मिलती है। अब अगर हमारे पास में एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl का मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जलीय NaCl है। अब यहाँ पर अगर जलीय NaCl है, इसका मतलब कैथोड पर जाने वाले दो आयन हमारे पास उपस्थित होंगे, एक H+ और एक Na+। H+ अगर कभी कैथोड पर जाएगा तो यह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और अगर Na+ कभी कैथोड पर जाएगा तो यह सोडियम धातु का निर्माण करेगा। यह हुआ कैथोड। इसी प्रकार से अगर हम एनोड के बारे में समझें तो एनोड पर जाने वाले भी दो आयन हैं। भाई जलीय विलयन है, इसका मतलब OH- मिलेगा और Cl- यहां पर मिलेगा। OH- ऑक्सीडाइज होके O2 गैस का निर्माण करेगा और Cl- ऑक्सीडाइज होके Cl2 गैस का निर्माण करेगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में मोल्टन यानी गलित अवस्था में NaCl है तो इसमें कैथोड की तरफ जाने वाला एक ही आयन है और एनोड की तरफ जाने वाला एक ही Cl- आयन होगा। परंतु जब हम एक्वस NaCl की बात करते हैं तो यहाँ पर अब कैथोड पर जाने वाले दो आयन हैं, H+ और Na+, जिसकी वजह से कैथोड पर बनने वाला उत्पाद डिफरेंट हो सकता है, या तो वो हाइड्रोजन गैस होगा या तो फिर वो सोडियम मेटल हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर O2 या Cl2 हमें मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा उत्पाद हमें वहां पर मिलने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अधिमान्य निरावेशन सिद्धांत यानी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को पढ़ते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस भी एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा, इसका मतलब माइग्रेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड उतना ज्यादा होगा। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसका डीपी जितना कम है उसका माइग्रेशन उतना ज्यादा है और क्योंकि माइग्रेशन ज्यादा है इसलिए वो ही प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो अगर हम यहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल को समझें तो हम लिख सकते हैं आयन को मुक्त करने के लिए
आवश्यक ऊर्जा आयन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रोड के मध्य लगने वाले विभवांतर से हमें प्राप्त होती है। और इसी विभव को, तो यहां पर एक विभवांतर या विभव लगेगा और इसी विभव को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी डीपी। तो जिसका डीपी जिसका कम होगा, इसका मतलब वो उतना जल्दी वहां पर मुक्त होगा, और अगर वो मुक्त हो रहा है तो वो उतना जल्दी वहां पर जाके उत्पाद का निर्माण करता है। अब डीपी का ऑर्डर क्या है? सो ऑर्डर ऑफ डीपी, अगर हम यहां पर कैटायन के लिए समझें तो कैटायन के लिए जो ऑर्डर फॉलो होता है वो है ठीक है। यह हम यहां तक भी रख सकते हैं, इसको लेट से सिल्वर तक ही रखते हैं। कॉपर 2+ और Ag2+, और यहां पर है Ag+। तो ये हुआ यहां पर कैटायन के लिए। अब इसी प्रकार से अगर हम एनायन के लिए यहां पर देखेंगे तो एनायन के लिए होता है फॉस्फेट, सल्फेट, ध्यान रखिएगा ये हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो हमें ये यहां पर डीपी का ऑर्डर मिला। अब इस डीपी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर अब हम यहां पर इनको देखें तो हम देख सकते हैं कि H+ और Na+ में Na+ यहां पर है और H+ यहां पर है। इसका मतलब अगर हम डीपी की बात करेंगे तो H+ का जो डीपी है वो Na+ के डीपी से कम है, और क्योंकि H+ का डीपी Na+ के डीपी से कम है इसलिए कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर OH- और Cl- को देख रहे हैं तो Cl- का डीपी OH- के डीपी से कम है, इसलिए हमें एनोड पर यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलती है। तो अगर कभी एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी। Na+ OH- ये दोनों सॉल्यूशन में रहेंगे तो ये दोनों यहाँ पर Na+ OH- मिलके NaOH का निर्माण करेंगे, और अगर हम ध्यान दें तो NaOH क्या है, बेसिक नेचर है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। NaCl एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कभी करेंगे तो उस केस में विलयन का pH बढ़ जाता है, विलयन का जो नेचर है वो बेसिक हो जाएगा। कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। ये हम यहाँ से डीपी के ऑर्डर से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स को समझें, देखिए हमें यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉल्टन कॉपर क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो अगर हम यहां पर गलित कॉपर क्लोराइड लेंगे तो हमारे पास कैथोड पर जाने वाला एक ही आयन है,
तो कैथोड पर कॉपर 2 प्लस रिड्यूस हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, और एनोड पर जाने वाला भी एक ही आयन है, तो यहां पर Cl माइनस हमें Cl2 गैस देगा, किस पर, एनोड पर। लेकिन अगर हमारे पास में एक्वस कॉपर क्लोराइड है, हमारे पास है एक्वस कॉपर क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो अब आप ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास में दो कैथोड पर जाने वाले दो आयन हो गए, एक तो हो गया H प्लस और एक हो गया कॉपर 2 प्लस। इसी प्रकार से एनोड पर जाने वाले भी दो आयन हुए, एक हुआ OH माइनस, एक हुआ Cl माइनस। अब अगर हम डिस्चार्ज पोटेंशियल को देखते हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। इसका मतलब कैथोड पर हमें कॉपर मिलेगा और एनोड पर हमें यहां पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि अगर हम जैसे NaCl है, NaOH है, इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कैथोड और एनोड पर कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पर मोल्टन NaOH। तो अगर मोल्टन NaOH मेरे पास है तो एक ही आयन होगा कैथोड पर, कौन, Na प्लस, जो किस में परिवर्तित होगा, सोडियम सॉलिड में, और एनोड पे हम देखें तो यहां पर भी एक ही आयन है OH माइनस, जो हमें O2 गैस देता है। लेकिन अगर हम इसको एक्वस NaOH कर दें तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर एक्वस NaOH। तो इसका मतलब एक्वस NaOH का अगर हम देखें तो अब हमारे पास कैथोड पर जाने वाले दो लोग हैं, एक तो कौन है H प्लस और दूसरा कौन है Na प्लस। एनोड पर जाने वाले OH माइनस, OH माइनस। तो एनोड पर तो एक ही टाइप का आयन है, कौन सा, OH माइनस, जो ऑक्सीडाइज होके O2 गैस देगा। बट अगर हम H प्लस और Na प्लस को देख रहे हैं तो H प्लस का जो डीपी है ये कम है, इसका मतलब यहां पर हमें H2 गैस प्राप्त होगी। तो कैथोड पर हमें H2 मिलेगा और एनोड पर हमें O2 गैस मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हमारे पास में एक्वस AgCl है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी अक्रिय या इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में हम इसको लेते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें एक्वस में तो हमारे पास में Ag प्लस है, H प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है। डीपी किसका कम है, Ag का। तो इसका मतलब कि हमें कैथोड पर कौन मिलेगा, सिल्वर मेटल। तो कैथोड पर Ag प्लस Ag सॉलिड में परिवर्तित होगा। अगर हम Cl माइनस और OH माइनस को देख रहे हैं तो Cl माइनस का डीपी कम है एज कंपेयर टू OH माइनस के। इसका मतलब एनोड पर हमें कौन मिलेगा, क्लोरीन गैस। तो H प्लस और Cl यहां पर सॉल्यूशन, H प्लस और OH माइनस यहां पर सॉल्यूशन में रहेंगे। तो डीपी के अकॉर्डिंग हम यहां पर, लेकिन ध्यान रखिएगा डीपी का ऑर्डर हमें तभी लगाना है जब हमारे पास में एक से अधिक आयन उपस्थित होंगे। अगर एक ही आयन हमारे पास में है तो उस केस में हमें डीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड।
तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास हुआ कॉपर आयन और एक्वस है तो H+, इधर हो जाएगा सल्फेट आयन, इधर हो जाएगा OH माइनस आयन। अब अगर डीपी की वैल्यू को देखें तो कॉपर का डीपी कम है, तो इसका मतलब कैथोड पर कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और सल्फेट और OH माइनस में देख रहे हैं तो OH माइनस का डीपी यहां पर कम है, तो इसलिए OH माइनस यहां पर O2 गैस में परिवर्तित होगा। तो सॉल्यूशन में हमें कौन मिला? सॉल्यूशन में मिला हमें H2SO4, जिसकी वजह से विलयन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, यानी इसका pH 7 से कम होगा। अब अगर हमारे पास यहां पर मॉल्टन कॉपर क्लोराइड, बट हम प्लैटिनम की जगह पर यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो कॉपर, अगर हम मेटल के इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे तो इस तरह की जो इलेक्ट्रोड होती हैं उनको अटैकिंग इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी केमिकल रिएक्शन में, जैसे प्लैटिनम की हुई, ग्रेफाइट हुई, ठीक है। बट अगर हम मेटल के इलेक्ट्रोड लेते हैं तो मेटल की इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से जो आयन है या उनकी सांद्रता है, उनका अमाउंट है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर मॉल्टन कॉपर क्लोराइड की बात करूं तो कैथोड पर हमें मिलेगा कॉपर 2+, जो रिड्यूस होके हमें कॉपर सॉलिड देगा। अब क्योंकि यहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब यहां पर जो आयन है उनका अमाउंट या उनकी सांद्रता बहुत अधिक है, तो एनोड पर यही कॉपर सॉलिड कॉपर 2+ आयन में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। ये हम कह सकते हैं कि एनोड पर एज इट इज कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। तो अगर हम इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे तो वहां से भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। 9th है हमारे पास में यहां पर डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करें, इसका मतलब जो जल की मात्रा है वो बहुत अधिक है, इसलिए हम उसको डाइल्यूट बोल रहे हैं। तो यहां पर हमें कौन कौन से आयन मिलेंगे? H+, यहां से भी H+ ही मिलने वाला है। वाटर में कौन सा मिलेगा? OH माइनस, HSO4 माइनस, या हम इसको सल्फेट आयन भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कैथोड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड पर हमें H+ किसमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा? H2 गैस में। अब अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर हमें डीपी से पता चल रहा है OH माइनस का डीपी क्या है? कम है, और इसकी सांद्रता भी अधिक होगी। तो इसका मतलब एनोड पर OH माइनस O2 गैस में परिवर्तित होगा। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर हमें यहां पर O2 गैस मिलती है। अगर हम इसी H2SO4 को सांद्र कर दें, हमारे पास है यहां पर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 जो कितना है? 50%। तो कैथोड पर तो सिर्फ H+ ही है जो हमें H2 गैस देगा। एनोड पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें दो आयन मिल रहे हैं, एक OH माइनस, एक HSO4 माइनस। अब अगर हम डीपी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो OH माइनस का डीपी कम है, किंतु क्योंकि यह अधिक सांद्र विलयन है इसलिए OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होगी।
तो यहां पर एनोड पर हमें O2 गैस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमें दो आयनों के बीच में माइग्रेशन को एक्सप्लेन करती है। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोड में कोई परिवर्तन करेंगे तो वह भी इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद को अलग कर सकती है। सांद्रता में होने वाले परिवर्तन भी यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद को प्रभावित करते हैं। इनको हम यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिए हुए इनके रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव के द्वारा भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग मुख्यतः गोल्ड प्लेटिंग या टिन की प्लेटिंग इस तरह के कामों में किया जाता है। तो यहां पर हमने कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा है। अब यहां पर हमारा थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा केमिकल रिएक्शन करा रहे थे, या हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर रहे थे। किंतु अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहां पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है यानी जो स्वतः रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन यहां पर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यहां पर हम केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब हम यहां पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, और मेनली ये केमिकल रिएक्शन कौन सी होंगी? ये होंगी हमारे पास में रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रियाओं का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अगर हम यहां पर विद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम इस प्रकार के सेल को समझें, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम स्टडी करते हैं तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास में दो चैम्बर हैं, ठीक है। इन दोनों में हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास में जिंक सल्फेट है और इस तरफ हमारे पास में यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है और जिंक सल्फेट के विलयन में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है। इन दोनों सेल को हमने एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब से कनेक्ट किया है।
ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक एक्सटर्नल सर्किट से यहां पर जोड़ा हुआ है। ये जो इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। ये वाला जो सेल यहां पे हमने ड्रॉ किया है, इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहा जाता है, और इसको हम डैनियल सेल भी कह सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये यहां पर डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। तो हमें यहां पर कुछ चीजों को समझना है पहले, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब हम एक डैनियल सेल को बना रहे हैं या एक गैल्वेनिक सेल को बना रहे हैं, तो इस पूरे सेल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक है जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, और दूसरा है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस पे जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, यानी अपचयन। वहीं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो सेल बना हुआ है, ये दो अर्ध सेल या हाफ सेल से बना हुआ है। एक है रिडक्शन हाफ सेल और दूसरा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो राइट हैंड साइड में है उसको रिडक्शन हाफ सेल कहा जाएगा, और उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, ये रिडक्शन हाफ सेल है, और ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब अगर हम यहां पर बैटरी से कनेक्ट होने वाले आवेश को देखें, तो जो एनोड है ये नेगेटिव से जुड़ा होगा, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है। अगर हम यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, इसलिए अगर हम यहां पर करंट का फ्लो देखते हैं, तो वो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अब इसको याद रखने के लिए हम यहां पर लोन ले सकते हैं, LOAN। लोन का मतलब हुआ, L का मीनिंग हुआ लेफ्ट, O का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, A का मतलब हुआ एनोड, और N का मतलब हुआ नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड कहते हैं, और वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। तो लोन से हम यहां पर चीजों को याद रख सकते हैं। अब अगर हम यहां पर सेल रिएक्शन को देख रहे हैं,
तो देखिए एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड, या इसको मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि एनोड पर हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर जो जिंक सॉलिड है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कैथोड को देखें तो कैथोड पर को हम रिडक्शन हाफ कहेंगे, क्योंकि उस पर रिडक्शन होता है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, these 2 electrons are taken up by copper 2+ which changes to copper solid। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। अब अगर हम इन 2 रिएक्शन को आपस में जोड़ दें, तो अगर मैं इन 2 रिएक्शन को आपस में जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस copper 2+ गिव Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। इन 2 हाफ रिएक्शन को जोड़कर जो मुझे प्राप्त हुआ इसे हम सेल अभिक्रिया या सेल रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, कभी भी जब सेल रिएक्शन बनाई जाएगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हम एनोड के लिए यूज कर रहे हैं वो सेम इलेक्ट्रॉन हम कैथोड के लिए भी यूज करते हैं। यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास में सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें दिया हुआ है तो उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को सेल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो इसको हम मुख्यतः 3 तरीके से भाग सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, बीच में हो गया हमारे पास में सॉल्ट ब्रिज, और इधर हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का, जिसकी इलेक्ट्रोड को मैंने Zn2+ में डिप किया हुआ है। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, copper 2+ का, जिसमें हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप किया है। बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम यहां पर पैरेलल लाइन को दिखाते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आपके पास जो रिड्यूसिंग स्पीसीज है जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर कोई कॉन्संट्रेशन दी हुई है, लेट्स से हम मान लें इसकी कॉन्संट्रेशन C1 मोल है और इसकी कॉन्संट्रेशन C2 मोल है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में C1 और यहाँ पर C2 लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई गैस कहीं पे डिस्चार्ज होती है तो उसके लिए हम प्रेशर को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये हमने समझा एक डैनियल सेल या फिर एक गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल को, जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया है। तो कैथोड एनोड क्या है, इसको हमें ध्यान रखना है, लोन का ध्यान रखना है। अब अगर हम यहां पर समझें इसको, जो इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है जिसको हम कह रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। तो अब सॉल्ट ब्रिज क्या है और इसका क्या काम हो सकता है। तो हमारे पास है यहां पर सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम हिंदी में लवण सेतु कहते हैं। तो अगर सॉल्ट ब्रिज की बात की जाए तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, यह है एक इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब। इट इज inverted U-shaped glass tube, and this inverted U-shaped glass tube is filled with electrolyte, जो कौन से होंगे, इनर्ट होंगे, जैसे KCl, KNO3,
NH4Cl आदि। ध्यान रखिएगा ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें फिल किए हैं, दे आर फिल्ड विद अगार अगार। अगार 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 एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो यहां पर जो विलयन होंगे सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ है उसकी विस्कोसिटी को या उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा सॉल्ट ब्रिज में हम सिर्फ उन्हीं विलयनों को ले सकते हैं जिन विलयनों में आयोनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ है कि हम सॉल्ट ब्रिज में KNO3, KCl, NH4Cl इत्यादि को लेते हैं, ऐसा क्यों? तो हम लिख सकते हैं बिकॉज द आयोनिक मोबिलिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट of ions is similar. तो हम कोई भी आयन या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं जिनमें आयनों की वेलोसिटी ग्रेडियंट या आयनिक मोबिलिटी, उनकी चालकता ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज हम ले रहे हैं इसके फंक्शन क्या है, किस किस तरह से ये काम आ सकता है? तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहली बात ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये दो हाफ सेल को आपस में जोड़ता है, और क्योंकि ये दो हाफ सेल को आपस में जोड़ रहा है इसलिए यह एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज होगा। तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं इट कंप्लीट एक्सटर्नल सर्किट। दूसरा है ये जो सॉल्ट ब्रिज है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी ये किसी भी आयन को, चाहे वो कैथोड की तरफ है या एनोड की तरफ है, उनके आवेश को ऊपर नीचे नहीं होने देगा, उनको संतुलित रखेगा, जिसकी वजह से जो विद्युत उदासीनता है या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। तीसरा है it lowers junction potential। जंक्शन पोटेंशियल या जंक्शन विभव वह विभव होगा जहां पर कोई भी आयन अपने विलयन के साथ में जुड़ेगा या उससे टच होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम है सॉल्ट ब्रिज के, एक तो ये एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करेगा, और ध्यान रखिएगा इट ऑल्सो फेवर्स माइग्रेशन ऑफ आयन। भाई इलेक्ट्रॉन तो बैटरी के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन अगर हम आयनों की बात करेंगे तो आयन्स किसके थ्रू जाएंगे? दे माइग्रेट थ्रू द सॉल्ट ब्रिज ओनली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए सॉल्ट ब्रिज के। अब अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तब क्या होगा? सो नेक्स्ट है इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, if
salt bridge is similar. हमने सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज को हटाएंगे तो यहां पर ये जो सेल की वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। तो आप लिख सकते हैं दैट वोल्टेज बिकम्स 0, यानी लवण सेतु को हटाने पर वोल्टता गिरकर 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि विलयन में जो अक्रिय विद्युत अपघटय के आयन है, यानी जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयन है, वो दूसरे आयनों के साथ क्रिया नहीं करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोड पर आयन ना तो ऑक्सीकृत होंगे और ना ही वो रिड्यूस हो पाएंगे। तो अगर हम KCl ले रहे हैं, हमने भर दिया, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया, तो यहां पर इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। किसी भी सॉल्ट ब्रिज को चूज करते हुए हम कौन सा सॉल्ट ब्रिज लेंगे, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को यहां पे ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट तो हमने आपको बताया कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है आयंस का, ये कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, यानी एक जैसा होगा तो उसको अच्छा सॉल्ट ब्रिज मान सकते हैं। दूसरा है चार्ज ऑफ आयंस या ऑफ डिफरेंट आयंस ये भी सिमिलर ही होना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज है वही आयनिक मोबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे पास दो आयंस हैं जिनका आवेश एक जैसा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी आयनिक मोबिलिटी यानी उनकी आयनिक चालकता भी एक ही जैसी होगी। तीसरा पॉइंट है, if in any cell, अगर कोई सेल हमें दिया हुआ है और उसमें हम सिल्वर आयन, मर्क्यूरिक आयन, लेड आयन, टेंटलम आयन आदि उपयोग में लाते हैं, तो इनके साथ में कभी भी KCl का यूज नहीं होता है, क्योंकि KCl Ag के साथ में मिलके AgCl बना देगा, Hg2+ के साथ मिलके Hg2Cl2 बना सकता है, Pb के साथ में मिलकर PbCl2 बना सकता है और टेंटलम के साथ में TlCl बना सकता है। और यहां पर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेंगे, जिसकी वजह से जो आयनिक मोबिलिटी है, या आप कहें कि जो भी रिएक्शन आप कर रहे हैं वो रिएक्शन हैम्पर हो सकती है, यानी उसमें किसी प्रकार के प्रतिबंध आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहां पर कभी भी सिल्वर, मरकरी, लेड या टेंटलम वगैरह को यूज करेंगे तो उसमें हम KCl का सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है, और जो वायर है उसके थ्रू, वायर का मतलब बैटरी के थ्रू, यहां पर करंट का फ्लो होता है। अब हमने यहां पर एक पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर हम गैल्वेनिक सेल को देख रहे हैं तो यहां पर मुझे दो अलग अलग चैम्बर चाहिए, सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एक ही सेल था जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ था, वहां पर सॉल्ट ब्रिज की कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे पास में नहीं थी।
तो इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कुछ और सेल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक है हमारे पास केमिकल सेल। केमिकल सेल कौन से होंगे? ये वो सेल हैं जिनमें केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के साथ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एनर्जी is produced due to physical or chemical changes। दूसरे हैं हमारे पास में कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल। देखिए कंसंट्रेशन सेल क्या है? इस प्रकार के सेल में एक सांद्रता वाले विलयन से अन्य सांद्रता वाले विलयन की ओर विलय के हस्तांतरण के साथ घटित ऊर्जा परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन सेल एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जिसमें आयंस माइग्रेट करेंगे, आयंस माइग्रेट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इनके माइग्रेशन की वजह से कुछ चेंजेस होगा और इस चेंज की वजह से हम यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन सेल है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हमारे पास में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो अगर हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की बात करें तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो एक जैसा होगा। वी आर हैविंग हियर सेम इलेक्ट्रोलाइट, बट जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है। तो वी आर हैविंग different concentration। For example, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है HCl जो हमें H+ दे रहा है, लेकिन हमने जो कॉन्सेंट्रेशन ही ली है यानी जो हाइड्रोजन का हम प्रेशर ले रहे हैं वो हम अलग अलग ले रहे हैं। तो H2 मेरे पास में यहां पर P2 ATM हो जाएगा बेटा, और इसको मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में डिप किया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसका है? ये एनोड का पार्ट है, और ये वाला पार्ट किसका है? ये कैथोड का है। तो या तो हम कॉन्सेंट्रेशन को वैरी कर सकते हैं या तो फिर हम प्रेशर को भी वैरी कर सकते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात समझें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या हो रहा है? यहां पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड है वो सेम है, बट द कॉन्सेंट्रेशन विल अगेन डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोड में हमारे पास में सेम इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास में सेम इलेक्ट्रोड होंगे, लेकिन यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें अलग अलग मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में जिंक इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने जिंक आयन में डिसॉल्व किया है, जिसकी सांद्रता कुछ C1 मोलर है।
और यहां पर हमारे पास दूसरा जिंक का आयन है जिसकी सांद्रता C2 है और इसमें हमने जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। तो हमारे पास में यहां पर दो तरीके के सेल हो सकते हैं। एक है हमारे पास में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। और ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो क्योंकि यहां पर सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इन दोनों की सांद्रताएं ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और क्योंकि सांद्रताएं इक्वल हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, तो और फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा, जीरो पे। तो इसलिए इस प्रकार के जो सेल होते हैं उनका ईएमएफ बहुत कम होता, बहुत अधिक होगा इनिशियली एंड लेटर इट कम टू द जीरो पार्ट। अब अगर हमें किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम समझ चुके हैं बेटा कि हम एक साइड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एनोड को, बीच में लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, राइट हैंड साइड में किसको लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे कैथोड को। जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, हमें दी हुई है एक सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस 2AgCl सॉलिड से हमें मिला 2Ag सॉलिड प्लस Zn2 प्लस जो एक्वस मीडियम में आएगा प्लस 2Cl माइनस एक्वस। तो इसको हमें सेल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है। तो हम इस रिएक्शन को देख के बता सकते हैं यहां पर जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। अगर हम यहां पर देखें तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सिल्वर है इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब ये कौन है, एनोड, और ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या बनाएगा यहां पर, कैथोड। अब किसी भी सेल को लिखने का तरीका क्या था हमारे पास में, हमारे पास तरीका था कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे कौन लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, बीच में हम क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज, और राइट हैंड साइड में कौन आएगा, कैथोड आएगा। तो ये मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यहां पर एनोड कौन है, जिंक। तो इसका मतलब जब मैं सेल को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि जो जिंक सॉलिड है ये किसमें गया, ZnCl2 में गया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, AgCl है जिसकी सांद्रता हम C2 मान सकते हैं, और ये किस में रिड्यूस हुआ, ये हुआ यहां पर सिल्वर सॉलिड में रिड्यूस। तो इस प्रकार के सेल को हम यहां पर इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस पे आते हैं कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज, राइट हैंड साइड में कैथोड, लोन हम लेके चल सकते हैं। अब वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको एक सेल दे दे और बोले कि उस सेल की अभिक्रिया बताओ। जैसे हमें कहा गया हमारे पास एक सेल दिया हुआ है कॉपर सॉलिड, कॉपर 2 प्लस, एक्वस Hg2 प्लस, एक्वस Hg लिक्विड। हमें कहा गया है इस गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया बताइए। गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शन
ये लिखिए। तो जैसा हम इस सेल को देख रहे हैं, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनोड, यानी कॉपर क्या है, यहाँ पे एनोड है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं कि जो कॉपर सॉलिड है ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस करने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी ये जो Hg2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां पर Hg लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सेल रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या करें, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो मेरे को सेल रिएक्शन यहाँ पे मिलेगी कॉपर सॉलिड Hg2+ और यहाँ पर कॉपर 2+ प्लस Hg लिक्विड। तो हम सेल रिएक्शन से सेल बना सकते हैं और सेल से सेल रिएक्शन भी बना सकते हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल पढ़े इन सब में यहां पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है वो सेम है, लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन बदल जाए तो उस केस में हम सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया, लेट्स से जिंक ले लेते हैं, जिंक सॉलिड Zn2+, एक सेल हमें दिया हुआ है विद कॉन्सेंट्रेशन C1 और यहां पे हमें दिया हुआ है Au3+ विद कॉन्सेंट्रेशन C2 और गोल्ड। इसके लिए हमें यहां पर सेल अभिक्रिया को लिखना है। तो जैसा हम यहां पर देख पा रहे हैं एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और जब ये जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। बट अगर मैं कैथोड पर देख रहा हूं तो कैथोड पे मेरे पास ऑरिक आयन है जो Au3+ में 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके गोल्ड सॉलिड में चेंज होगा। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर हमें सेल रिएक्शन लिखनी है तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कैथोड में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो यहां पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो सेल रिएक्शन मेरे पास आ जाएगी 3 Zn सॉलिड प्लस 2 Au3+ gives 3 Zn2+ plus 2 Au सॉलिड। तो ये हमें यहां पे मिली सेल रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर हम सेल रिएक्शन को लिखते हैं तो सेल रिएक्शन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में समझा। आने वाली क्लासेस में हम नर्न्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।